बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बीएस जोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 का जो बाकी हिस्सा रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उन फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि एंजाइम के रेट को अफेक्ट करते हैं। वो तमाम फैक्टर जो एंजाइम की थ्री डायमेंशनल शेप के अंदर चेंज ला सकते हैं, ज़ाहिर और रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम दो फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर और पीएच। टेम्परेचर के बारे में कहते हैं कि जब भी हम किसी एंजाइम को स्टडी करते हैं, प्रोटीन को, न्यूक्लिक एसिड को स्टडी करते हैं, तो उनको हाइड्रोजन बॉन्ड ने स्ट्रक्चर को मेंटेन किया होता है। जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड एंजाइम का टेम्परेचर चेंज होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिस वजह से एंजाइम की शक्ल में तब्दीली आ जाती है। और बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं मैमल्स और बर्ड्स के, जिनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 35 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जब लो टेम्परेचर की बात करते हैं तो लो टेम्परेचर पर इनके बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है उसमें एंजाइम को जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी सीक्वेंस में स्टिफनेस आ जाती है, सख्ती आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और सबस्ट्रेट प्रॉपर्ली एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ फिट ही नहीं हो सकता। जब फिट नहीं हो सकता तो इसका मतलब है रेट एंजाइम का रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। हाई टेम्परेचर की बात करते हैं, जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ऊपर हो जाता है तो इस टेम्परेचर की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, एंजाइम्स के तमाम जो अमीनो एसिड्स होते हैं अपनी सही जगह पे कायम नहीं रहते, उसकी थ्री डायमेंशनल शेप डिस्ट्रॉय हो जाती है। हम कहते हैं एंजाइम डीनेचर हो गया, तब भी एंजाइम प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकता। पीएच की बात करेंगे तो अक्सर एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच जो है 6 से लेकर 8 के दरमियान होती है। और जब जैसे जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी एंजाइम की पीएच कम हो जाती है, यानी कि उसका एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है, तो प्रोटॉन के बढ़ने से प्रोटॉन जो होते हैं वो अमाइनो एसिड्स के आर ग्रुप के साथ मिल जाते हैं। जब प्रोटॉन अमाइनो एसिड के आर ग्रुप के साथ मिलेंगे तो फिर सबस्ट्रेट के साथ मिलने का रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनने का रेट भी कम हो जाएगा। लेकिन कुछ एंजाइम जैसे जैसे पेप्सिन, ये 2 पीएच पे बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। उसकी वजह ये है कि पेप्सिन के जो अमीनो एसिड्स हैं वो इस पीएच पर भी अपने सीक्वेंस को, अपनी पोजीशन को बरकरार रखने में, इंटैक्ट रखने में कामयाब हो जाते हैं, इसलिए वो 2 पीएच में काम कर लेते हैं, 2 पीएच पे। लेकिन ट्रिप्सिन जो एंजाइम है ये 9 पीएच पे प्रॉपर्ली काम करता है, बेसिक पीएच पे काम करता है और ये मीडियम हमारी इंसान की इंटेस्टाइन के अंदर अवेलेबल होता है, जहाँ पे ये ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर रहा होता है। अब हम कोफैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। कोफैक्टर हम कहते हैं ऐसा कोई भी मेटल आयन जो लूजली अटैच है प्रोटीन पार्ट के साथ, उसे हम कोफैक्टर का नाम देते हैं। जैसे कैल्शियम का है, मैग्नीशियम का, जिंक है, कॉपर का है। ये कोफैक्टर एक्चुअली उस एंजाइम की जो नॉन फंक्शनिंग एक्टिव साइट होती है उसको फंक्शनिंग एक्टिव साइट में तब्दील करता है। उसके अंदर ऐसी चेंजेस आ जाती हैं कि वो सबस्ट्रेट आसानी से उसके साथ फिट हो जाता है और एंजाइम्स को सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। जब एंजाइम कोएंजाइम्स की बात करेंगे तो ऐसे नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम कोएंजाइम्स का नाम देते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम तक ट्रांसपोर्ट करने के काम आते हैं। जैसे कि नायसिन है, राइबोफ्लेविन है। इस तरह एनएडी भी एक कोएंजाइम है। एनएडी जो है ये में हम विटामिन बी से इसको हासिल करते हैं और एनएडी ये भी ऐसा होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को अपने साथ मिलाता है, प्रोटॉन को साथ मिलाता है। प्रोटॉन एक्सेप्टर है ये, जिस वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाती है, वो उस एनर्जी को फिर कैरी कर रहा होता है। जैसे फूड हम खाते हैं, वो फूड हमारे सेल के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन होती है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो एनएडी के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, एनएडीएच बन जाएगा। जैसे ये एनएडी का मॉलिक्यूल है, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, क्या बन गया, एनएडीएच। ये इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म थी, रिड्यूस फॉर्म है। ऐसी एनएडीएच की हालत में अब ये एनर्जी अपने साथ कैरी कर रहा होता है। अब हम एटीपी के बारे में करते हैं, जिनको हम सेल की करेंसी का नाम देते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारी तमाम जितनी भी सेल की या ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें एनर्जी एटीपी की फॉर्म के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है। जितने फूड के आइटम्स होते हैं, फूड के आइटम में से जो एनर्जी निकलती है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के मॉलिक्यूल के अंदर फॉर्म के अंदर जब कन्वर्ट होती है देन इट इज यूटिलाइज्ड। लेकिन एटीपी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो रहे होते, एटीपी मुसलसल जनरेट हो रहे होते हैं और आगे इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब है इनकी लाइफ में भी चंद सेकंड तक महदूद होती है, कि बनते जाते हैं और साथ साथ इस्तेमाल होते रहते हैं। और एटीपी के 3 आप ये कह सकते हो कि इसके पार्ट हैं। एक इसमें नाइट्रोजनस बेस होती है एडेनिन, एक 5 कार्बन वाली शुगर है राइबोज, और फिर इसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस तरह हमने कहा एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एक फॉस्फेट ग्रुप होगा तो मोनोफॉस्फेट, 2 होंगे तो डाईफॉस्फेट, 3 होंगे तो ट्राईफॉस्फेट। और ये हाईली एनर्जी रिच बॉन्ड्स कंपाउंड्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि दूसरा और तीसरा बॉन्ड खास तौर पे बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले होते हैं। लेकिन एक्चुअली इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर एनर्जी होती है, कोई ख़ास बॉन्ड नहीं होता।
ये जो कोवेलेंट बॉन्ड जब टूटता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो ये बन जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। इस तरह दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बढ़ जाएगा और फिर मजीद 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, जो कि सेल की तमाम एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। और यही एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट डाई में और फिर ट्राई में तब्दील होता है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ये एक और पी को एक्सेप्ट करके फिर ट्राइफॉस्फेट में तब्दील हो जाते हैं। ये मैकेनिक सेल के अंदर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल सीलिया की मूवमेंट या फ्लैजेला की मूवमेंट, क्रोमोसोम की मूवमेंट, स्पिंडल के ऊपर सारी एनर्जीज के यूज़ हो रही होती है। मुख्तलिफ चीज़ों को, मुख्तलिफ आयंस को अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करने में ये एनर्जी इस्तेमाल होती है। और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको जब तक वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं होते, तो वो एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि हाउ सेल कन्वर्ट एनर्जी की कन्वर्ट कैसे होती है। दो बेस पे दो तरह से हम एटीपी जनरेट कर रहे होते हैं। एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन जो होती है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्रेब्स साइकिल के अंदर हमें एटीपी हासिल हो रहे होते हैं। इस जो फूड के आइटम्स हम यूज़ करते हैं, जो फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, ग्लूकोज के जो है ना वो प्रोसेस किया जाता है, तो ग्लाइकोलाइसिस की एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड बनती है। वो पायरुविक एसिड में जो एनर्जी है दैट इज विल बी यूटिलाइज, वो एनर्जी इस्तेमाल हो जाएगी और एक एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक पी को ऐड करके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। तो ये बेसिकली कौन सी है, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है जिसमें बहुत कम एटीपी हासिल होते हैं। ज़्यादा एटीपी जो केमी ऑस्मोसिस से हासिल हो रहे होते हैं। केमी ऑस्मोसिस ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम कपल करते हैं इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को विद रिडॉक्स रिएक्शन। एक तरफ से प्रोटॉन जो है वो दूसरी तरफ मूव करते हैं और इस तरह से एटीपी जनरेट होते हैं। एक्चुअली होता ही है कि जो इसका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर देयर आर सो मेनी प्रोटॉन्स प्रेजेंट, और माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, इसमें कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल्स होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उन ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल की प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाती है और बहुत सारे प्रोटॉन जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से निकलकर, उनके इनर चैम्बर से निकलकर इस आउटर चैम्बर में इन बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं। जब बहुत सारे प्रोटॉन यहाँ पे आ जाएंगे तो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का डिफरेंस पैदा हो जाता है। उस कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से अब ये प्रोटॉन वापस बाहर से उस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मूव करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रियल जो ये क्रिस्टी होते हैं, हर क्रिस्टी के ऊपर एटीपी सिंथेसेज एंजाइम जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं। उनकी वजह से फिर वो एटीपी सिंथेसेज एंजाइम क्या करते हैं, इस एनर्जी को यूटिलाइज करके जो ये प्रोटॉन अंदर मूव कर रहे हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी इनके अंदर स्टोर थी, दैट एनर्जी विल बी यूज। और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट अगर है तो उसके अंदर वो एक और पी को ऐड करके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना देते हैं। इसको बनाने में 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी इसमें स्टोर हो जाती है। जब ये बॉन्ड टूटेगा फिर से हमें वो एनर्जी अवेलेबल हो जाएगी। अब इसके लिए क्योंकि ऑक्सीजन की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम कहते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन कराती है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन, इसके लिए एनर्जी की ऑक्सीजन की प्रेजेंस लाजमी है, या इसको दूसरे फार्म में आप ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन भी कह सकते हैं। ये था मेरा हमारा आज का लेक्चर। ओके, अल्लाह।